ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गाउट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेशेंट आपको दिख रहा है जिसको बहुत ही सीवियर पेन है फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट पे। ओके, तो ये प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में क्या दिख रहा है हमको? स्वेलिंग दिख रही है टो पे, बिग टो पे अपने को स्वेलिंग दिख रही है, ठीक है। ओके, तो आप ये इमेजेस देख सकते हो। गाउट जो होता है वो मेनली जॉइंट्स पे होता है। तो कौन से जॉइंट्स पे होता है, कौन से जॉइंट्स पे लीस्ट होता है, किस जॉइंट्स पे ज़्यादा होता है, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है दैट गाउट इज़ नॉट अ डिजीज ऑफ अ जॉइंट, इट्स अ डिजीज ऑफ अ मेटाबॉलिज्म दैट चूजेज द जॉइंट एज अ बैटलफील्ड, ठीक है। तो ये कोई बीमारी नहीं है जो जॉइंट्स की बीमारी है। एक्चुअल में ये जो है वो यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट होने की वजह से ये जॉइंट्स में जाके यूरिक एसिड एक्यूमुलेट करता है और वहाँ से इन्फ्लेमेशन, पेन, डीजनरेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। अपने बॉडी में बहुत सारे बॉडी वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक वेस्ट होता है, उसका नाम है यूरिक एसिड, ठीक है। ओके, तो इमेजिन बॉडी में यूरिक एसिड नाम का एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता रहता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए, मतलब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, या तो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कम हो जाए, दोनों चीज़ों में क्या हो रहा है कि उसका लेवल बढ़ रहा है ना, सिंपल सी बात है। या तो उसका आपने एक्सक्रीशन रोक लिया, आपने उसका एक्सक्रीशन रोक लिया, उसका प्रोडक्शन तो चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है बट एक्सक्रीशन रुक गया तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में, तो भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। या तो फिर आपने क्या कर दिया, प्रोडक्शन को और बढ़ा दिया, प्रोडक्शन और बढ़ गया, तो प्रोडक्शन और कैसे बढ़ता है, एक्सक्रीशन और कैसे कम रुकता है, इसे पढ़ेंगे हम। तो ये जॉइंट्स में जाके क्या करेगा, अगर सिंपल सी बात है, यूरिक एसिड का लेवल अगर अपने बॉडी में ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, जॉइंट्स में जाके छोटे छोटे कांच के टुकड़े जैसे क्रिस्टल्स बना देता है और उसी को हम गाउट कहते हैं, ठीक है। देखेंगे हम आगे। इतना समझा? या तो प्रोडक्शन ज़्यादा कर दो यूरिक एसिड का, या तो आप एक्सक्रीशन रोक दो, निकल ना पाए या फिर ज़्यादा हो जाए, तो जॉइंट्स में जाके क्या करेगा, वो छोटे छोटे कांच के टुकड़े जैसे क्रिस्टल्स बना देता है, उसी को हम गाउट कहते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या होता है, यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होता है जॉइंट के अंदर, बट यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड इज़ नॉट वाटर सॉल्युबल, ओके। तो इट डजंट डिजॉल्व इन साइनोवियल फ्लूइड। जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो यूरिक एसिड क्या करता है, जॉइंट्स में डिजॉल्व नहीं होता है। जो चीज़ डिजॉल्व नहीं होती वो क्या होती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, मतलब एक्यूमुलेट हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, डिजॉल्व नहीं होती। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं साइनोवियल फ्लूइड में और वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। तो एक बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म्स होता है। तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, इम्यून रिएक्शन। इम्यून रिएक्शन यही है बॉडी का कि कोई भी बॉडी में फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है तो बॉडी क्या करती है, उसको पैगोसाइट कर लेती है, मतलब उसको खा जाती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो बॉडी के पास डब्ल्यूबीसीज होते हैं। डब्ल्यूबीसी में दो तरह के डब्ल्यूबीसी, ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट की बात करेंगे हम। डब्ल्यूबीसी में ग्रैन्युलोसाइट होता है, उसका नाम होता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो वो न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, वो क्रिस्टल्स को खाने की कोशिश करता है, मतलब उनको खाता है, ठीक है। वो न्यूट्रोफिल्स को खाता है, उसी की वजह से, मतलब न्यूट्रोफिल्स खाने की वजह से, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइट करने की वजह से, अगर मैं उसको बोलूँ तो उससे पेन और इन्फ्लेमेशन होगा। कैसे पेन और इन्फ्लेमेशन होगा? ओके, इसके लिए आपको पेन और इन्फ्लेमेशन का कंसेप्ट आना चाहिए, पैथोलॉजी का। मैं छोटे में से एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन्फ्लेमेशन होता कैसे बॉडी में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने पास डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक है। तो ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब कोई भी लोकलाइज्ड रीजन में इन्फेक्शन हो गया समझो, या कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट आया, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पुलिस होती है अपने ब्लड में, उसका नाम है डब्ल्यूबीसी। वो डब्ल्यूबीसी में होता है न्यूट्रोफिल्स, मीन्स ग्रैन्युलोसाइट। वो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करेगा उस लोकेशन पे, इन्फिल्ट्रेट मतलब वहाँ पे पहुँचेगा। अगर ब्लड में से डब्ल्यूबीसी निकल कर लोकल टिश्यू में जाएंगे, लोकल टिश्यू वुड भी क्या हो सकता है, लोकल टिश्यू जॉइंट हो सकता है, एनी ऑर्गन हो सकता है। यहाँ पे जॉइंट है, वो ब्लड में से निकल के जॉइंट के पास गया, तो वो जॉइंट के पास गया न्यूट्रोफिल्स, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, उस रीजन की हीट बढ़ जाएगी, लाल पड़ जाएगा, गर्म हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा वहाँ पे। तो उसी को हम पेन और इन्फ्लेमेशन कहते हैं। कब होता है पेन और इन्फ्लेमेशन? जब न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं लोकल टिश्यू में, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, नाम में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को रोकने वाला, न्यूट्रोफिल्स को इन्फ्लेमेशन को रोकने वाला, मतलब वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बंद करने वाला। हमने पढ़ा था ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है, एनसीड्स के लेक्चर में, डेमो लेक्चर में, कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या करती है, पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो एनसीड्स होती क्या है, पैरासीटामॉल, डाइक्लोफिनैक, एस्प्रिन, जो डोलो बोलते हैं हम जिसको, पैरासीटामॉल को, ये सब क्या होता है, ये सब एनसीड्स होते हैं, ठीक है। वही मैं बात कर रहा था यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन आना चाहिए कि यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में कैसे बढ़ सकता है। यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ सकता है बाय डाइट और बाय कीमोथेरेपी। व्हाट इज़ कीमोथेरेपी? जो कैंसर में देते हैं। ओके, लेट मी क्लियर व्हाट इज़ प्यूरिन। बाय द वे, प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन जो होता है वो डाइट से मिलता है हमको, ठीक है। मतलब ऐसा डाइट जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, लाइक रेड मीट, लीवर, एनिमल का जो रेड मीट हो गया, ये सब में प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, प्यूरिन्स के लेवल ज़्यादा होते हैं। ऐसा डाइट लेना जिसमें प्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो, प्यूरिन्स का, ठीक है। प्यूरिन्स और पायरिडिन, इनसे मिलके ही अपना बना है क्या, डीएनए, आरएनए, पढ़ा है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब क्या है, सब उसी के मेंबर्स हैं ना, डीएनए के। तो ये प्यूरिन्स की अगर हमने डाइट ज़्यादा ली, प्लस बॉडी सेल्स का ब्रेकडाउन ज़्यादा हुआ,
बाय एनी रीज़न, बाय कीमोथेरेपी या बाय एनी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, अगर बॉडी का सेल्स ब्रेकडाउन ज़्यादा हो गया बॉडी में, तो उससे क्या होगा कि प्रोटीन टूटेगा। जब प्रोटीन टूटता है, प्रोटीन मतलब यहाँ पे हम प्यूरिन की बात कर रहे हैं, जब प्यूरिन का लेवल जब प्यूरिन ब्रेकडाउन होता है तो प्यूरिन ब्रेकडाउन होकर क्या बनाता है, यूरिक एसिड बनाता है। सिंपल सी बात है, अगर हम प्यूरिन का डाइट ज़्यादा लेंगे तो प्यूरिन मेटाबोलाइज होगा, ठीक है, या फिर बॉडी का सेल्स ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा तो प्यूरिन उसमें निकलेगा, ठीक है, क्योंकि सेल्स किससे बना है, प्रोटीन से बना है, प्रोटीन में क्या होता है, प्यूरिन्स होते हैं, तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो यूरिक एसिड बनता है उससे, जो नॉर्मली किडनी से निकल जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, या तो प्रोडक्शन बढ़ जाए या तो एक्सक्रीशन कम हो जाए, तो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, उसी को हम हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं, ठीक है, और वो क्रिस्टल डिपॉजिट्स हो जाएंगे जॉइंट में, वो आगे के इन्फ्लेमेशन करेंगे और सीवियर पेन क्रिएट करेंगे, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइट्स द यूरेट क्रिस्टल्स, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है, ठीक है, फिर वो फर्दर इन्फ्लेमेशन करेंगे और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करेंगे तो उससे परमेबिलिटी बढ़ेगा। परमेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का न्यूट्रोफिल्स का जो स्पीड है वो बढ़ गया, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इंक्रीज हो जाती है, और ये होता रहता है, ठीक है। आपने समझा कि प्यूरिन्स का डाइट ज़्यादा लिया है, फिर ब्रेकडाउन ज़्यादा हुआ तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है, ये एक कारण हुआ, और कारण भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो प्रोडक्शन बढ़ जाए तो एक्सक्रीशन कम हो जाए, उससे हाइपरयूरिसीमिया होगा। हाइपरयूरिसीमिया से क्या होगा कि क्रिस्टल्स जो है वो डिपॉजिट होंगे जॉइंट में, उससे इन्फ्लेमेशन होगा, पेन होगा, ठीक है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमको फार्माकोलॉजी आना चाहिए। तो हमने पढ़ा कि पेन और इन्फ्लेमेशन का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उससे क्या होगा, पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। और क्या दे सकते हैं हम, अल्टीमेट वेपन क्या है, अल्टीमेट वेपन क्या है इसका, वो भी हम पढ़ेंगे। अल्टीमेट वेपन क्या है, कॉल्चिसिन, जो आप दिख रहे हो यहाँ पे इंद्र का वज्र जो है, मतलब उस वज्र जैसा ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं हम, जैसे कॉल्चिसिन काम आता है, ठीक है। कॉल्चिसिन मैंने जो यहाँ पे लिखा है अल्टीमेट वेपन, वो कॉल्चिसिन के बारे में लिखा है। तो मैंने कहा था कि न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन ही कॉज करता है पेन और इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अगर न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेट ही ना करे तो क्या पेन और इन्फ्लेमेशन होगा, क्या पेन और इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना अल्टीमेट वेपन जो कॉल्चिसिन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन रोक रहा है, ठीक है। उसी को हम फार्मैक में बोलते हैं या पैथो में बोलते हैं कीमोटैक्सिस, मतलब कि जहाँ पे पेन और इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे ऑटोमेटिकली न्यूट्रोफिल्स आते हैं और फॉरेन बॉडी को इनगल्फ करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको रोकना, ठीक है, इसका काम कॉल्चिसिन का होता है। ये प्रोसेस को बोलते हैं कीमोटैक्सिस, और इनहिबिशन ऑफ कीमोटैक्सिस इज डन बाय कॉल्चिसिन, ठीक है। तो हम कॉल्चिसिन, अगर न्यूट्रोफिल्स जो है वो आएगा ही नहीं साइट पे, जॉइंट्स पे आएगा ही नहीं, तो पेन और इन्फ्लेमेशन होगा क्या, नहीं होगा। सो अल्टीमेट वेपन कॉल्चिसिन ये होने देगा नहीं, और इससे हमको पेन में, इन्फ्लेमेशन में रिलीफ मिलेगी। बट हम क्यों नहीं यूज़ करते, बिकॉज डायरिया और मायोपैथी इसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। ओके, सो कॉल्चिसिन प्रिवेंट्स कीमोटैक्सिस, इनहिबिट द ग्रैन्युलोसाइट माइग्रेशन इन जॉइंट्स। अब इतना बड़ा इंग्लिश क्या लिखा है, कुछ नहीं है। इनहिबिट, ग्रैन्युलोसाइट मतलब ही न्यूट्रोफिल होता है, और उनका माइग्रेशन रोकना जॉइंट्स में, मतलब मूवमेंट रोकना। और कॉल्चिसिन के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, कॉल्चिसिन का यूजेस हो सकता है वो यूरिक एसिड वाला जो हमने पढ़ा अभी, दूसरा लिवर सिरोसिस में यूज़ होता है कॉल्चिसिन, तीसरा ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब बता देता हूँ आपको, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस मतलब पर्टिकुलर डिजीज़ में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो मेडिटेरियन फीवर का ड्रग ऑफ चॉइस कॉल्चिसिन है, मतलब मेडिटेरियन फीवर हुआ तो कॉल्चिसिन देना ही देना है, ठीक है। और सार्कोडोसिस में काम आता है, ठीक है। ओके, अब हमने बात की यहाँ पे कि कॉल्चिसिन को क्यों नहीं यूज़ करना है, बिकॉज यहाँ पे डायरिया और मायोपैथी इसका साइड इफेक्ट है, ओके। ये कॉल्चिसिन की मेडिसिन है, देख लो एक बार, ठीक है। ओके, और अगर कॉल्चिसिन से भी नहीं ठीक होता है पेशेंट, तो हम क्या देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे। क्या देंगे, स्टेरॉइड्स। कैसे स्टेरॉइड्स दे सकते हैं हम, नॉर्मली उसको इंट्रामस्कुलर स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, ठीक है, इंट्रामस्कुलर, इंट्राआर्टिकुलर, या फिर मेडिसिन दे सकते हैं ओरल, ठीक है। अब ओरल मेडिसिन तो हम देते ही हैं, बट हम इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, मतलब डायरेक्टली जहाँ पे अपने को इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग है, ठीक है, वहाँ पे हमने क्या दे दिया, उस जॉइंट में हमने इंजेक्ट कर दिया स्टेरॉइड्स, ठीक है, उसी पर्टिकुलर जॉइंट में करना, ठीक है। तो वेरी इफेक्टिव इन मोनो आर्टिकुलर गाउट। सिंपल सी बात है, अगर आपको गाउट सारे फिंगर्स में है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे उंगलियों में आपको इंजेक्शन देना दे, ठीक है। तो अगर एक ही जगह पे आपको गाउट है तो हम मोनो आर्टिकुलर, मतलब एक ही जगह, एक ही जॉइंट में आपको इन्फ्लेमेशन और ये सब चीज़ें हैं, तो हम वहाँ पे इंटर आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स देना इफेक्टिव रहता है, ठीक है। तो क्या क्या नाम हो सकते हैं स्टेरॉइड्स के, हमको पता है, ट्रायमसिक्लोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ठीक है। स्पेशली यूजफुल व्हेन ओनली वन जॉइंट इज इन्वॉल्व, ठीक है, ओके। और जहाँ पे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कॉन्ट्राडिक्टेड है, वहाँ पे एल्डरली पेशेंट्स में, सीकेडी के पेशेंट्स में, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट। तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे हम स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, स्पेशली ओनली वन जॉइंट इन्वॉल्व, एनसिड्स जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टेड है, बूढ़े पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट्स है, और सीकेडी के पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो कौन सी दवाई हमने पढ़ी स्टेरॉइड्स में, ट्रायमसिक्लोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये सब क्या स्टेरॉइड्स है, इनको हम डायरेक्टली जॉइंट्स के अंदर दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया है, इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि रूल आउट करना सेप्टिक अर्थराइटिस बिफोर इंजेक्टिंग स्टेरॉइड्स, मतलब जहाँ पे सेप्सिस है, मतलब जिस जॉइंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, उस जॉइंट में अपने को स्टेरॉइड्स नहीं देना है।
उसके बारे में हम बात करेंगे। कब बात करेंगे? एट द एंड ऑफ स्लाइड की कौन से कंडीशन में अपने को स्टेरॉइड्स नहीं देनी है, इंट्रा आर्टिकुलर, जहाँ पे सेप्सिस हो रखा है, जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हाँ ठीक है, ओके। अब दो तरह के गाउट होते हैं, एक होता है एक्यूट गाउट, एक होता है क्रॉनिक गाउट। ठीक है, हम पहले एक्यूट गाउट की बात करेंगे। तो एक्यूट गाउट में क्या होता है, पहले हम एक्यूट गाउट के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से कि एक्यूट गाउट होता क्या है। ठीक है, एक्यूट गाउट के बारे में पढ़ लेते हैं। यूरिक एसिड सिर्फ ब्लड में नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो एक्यूट गाउट ही है। तो एक्यूट गाउट के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। एक्यूट गाउट मतलब जिसमें सीवियर पेन हो। ठीक है, जो अचानक पेन हो, जैसे हमने एट द स्टार्टिंग ऑफ स्लाइड में देखा था अपने यहाँ पे, ये जो है वो एक्यूट गाउट की कंडीशन है। ठीक है, इनको हम एक्यूट गाउट अटैक कहते हैं। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा वो एक्यूट गाउट के बारे में बातें की थी सारी। ठीक है, तो हम एक्यूट गाउट में ही देते हैं, क्या देते हैं हम एक्यूट गाउट में? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेन और इन्फ्लेमेशन होता है। एक्यूट गाउट में ही पेन और इन्फ्लेमेशन हमको जनरली दिखता है। ठीक है, तो एक्यूट गाउट में हम क्या देंगे? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, स्टेरॉइड्स और कॉल्चिसिन दे सकते हैं। तीन चीज़ें, एनसिड्स, कॉल्चिसिन और इंटरआर्टिकुलर स्टेरॉइड्स। तो हम एक्यूट अटैक में यूरिक एसिड को लोअरिंग एजेंट यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि बहुत लोग का ऐसा दिमाग में आया रहेगा सर कि यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है और उससे ये सब चीज़ें हो रही है। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि रैदर देन कि हम पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करें, हम यूरिक एसिड का लेवल कम कर दें। दिमाग में आया होगा किसी के। ठीक है, तो बता दूं यहाँ पे कि एक्यूट अटैक में यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? कि यूरिक एसिड सिर्फ ब्लड में नहीं होता बल्कि ऑर्गन्स और जॉइंट में भी डिपॉजिटेड होता है एज यूरेट क्रिस्टल्स। ठीक है, सुनना, अगर हम ब्लड में यूरिक एसिड सडनली कम कर देते हैं तो एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। लाइक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्गन्स में भी समझो, ऑर्गन्स में 10 यूरिक एसिड क्रिस्टल्स पड़े, ब्लड में 12 यूरिक एसिड क्रिस्टल्स पड़े। ठीक है, या फिर समझो कि ब्लड में भी 10 पड़े, ऑर्गन में भी 10 पड़े, तो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ना यहाँ से यहाँ जा रहा है, ना यहाँ से यहाँ जा रहा है, सेम इक्वल लेवल पे। ऑर्गन में भी उतना ही है अपने, ब्लड में भी उतना ही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम है। अगर मैंने ब्लड में कम कर दिया तो अब ज़्यादा किस में? ऑर्गन में। तो हमेशा सब्सटेंस कैसे मूव करता है? हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। ठीक है, तो जो शांति से पड़े हुए थे कहाँ पे? ऑर्गन्स में, अब वो भी क्या करेंगे? सारा का सारा ब्लड में आएगा। क्यों? क्योंकि हाई कंसनट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड ऑर्गन में है और लो कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड में हो चुका है। ब्लड में लो कैसे हुआ? बिकॉज आपने यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट यूज़ किया, इसीलिए यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होगा कि सारा का सारा यूरिक एसिड अब क्या हो जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। अगर हमने ब्लड में यूरिक एसिड सडनली कम कर देते हैं तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। ठीक है, सब्सटेंस हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसीलिए टिश्यूज़ और जॉइंट में जो यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हुए हैं वो मोबिलाइज होने लगते हैं और जॉइंट स्पेसेस में आने लगते हैं। अब ठीक है, अब वो सारा का सारा यूरिक एसिड जो ऑर्गन्स में प्रेजेंट था, जॉइंट्स में प्रेजेंट था, वो अब जॉइंट स्पेस में आना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये क्रिस्टल मूवमेंट इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करेंगे। सिंपल सी बात है, यूरिक एसिड जॉइंट्स में आएगा तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे? वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करेंगे और ये एक्यूट गाउट अटैक और वर्सन कर सकता है इस कंडीशन में। पहले से आपको एक्यूट गाउट है, आपने क्या किया? और लेवल कम किया तो और अच्छा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया हाई टू लो का। अब और यूरिक एसिड आ रहा है और आ रहा है और आ रहा है, इसलिए एक्यूट अटैक के दौरान यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो क्या यूज़ करते हैं एक्यूट गाउट अटैक में? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, स्टेरॉइड्स और कॉल्चिसिन। ठीक है, कॉल्चिसिन क्यों नहीं करते? डायरिया मायोपैथी करेगा। तो क्या याद रखना है अपने को यहाँ से कि एक्यूट गाउट अटैक में हमेशा एनसिड्स यूज़ करना है अपने को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एनसिड से ठीक नहीं हो रहा है, स्टेरॉइड्स दो पेशेंट को। ठीक है, या तो कॉल्चिसिन दो, कॉल्चिसिन में साइड इफेक्ट्स होते हैं कुछ उसके। ठीक है, ओके। अब हम क्रॉनिक गाउट की बात करेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे द स्लीपिंग क्रिस्टल स्टोरी। ठीक है, इसका नाम है द स्लीपिंग क्रिस्टल स्टोरी, मैंने रखा है। ठीक है, तो क्रॉनिक गाउट में क्या होता है? केस स्टोरी सुनना। मिस्टर शर्मा 52 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, हिस्ट्री में सबसे पहले एज जेंडर नोट कर लो। ठीक है, क्या है? मेल पेशेंट है, 52 ईयर्स ओल्ड, 8 साल से क्रॉनिक गाउट है। ठीक है, तो क्रॉनिक गाउट के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, सुन लो। क्रॉनिक गाउट मोस्टली स्टेजेस वाइज होता है। तो क्रॉनिक गाउट का पहला स्टेज जो होता है वो असिम्प्टोमेटिक स्टेज होते हैं। ठीक है, जो कि 10 से 15 साल, 8 से 9 साल के बीच, मतलब या तो मिनिमम 10 साल या मैक्सिमम 15 साल तक वो असिम्प्टोमेटिक स्टेज गाउट का रहता ही रहता है मोस्टली। ठीक है, मतलब क्रॉनिक गाउट में क्या होता है कि इसमें एक्यूट अटैक्स नहीं आते हैं, मतलब इसमें पेन और इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, ये असिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, ये 10 साल तक भी असिम्प्टोमेटिक रह सकता है। कौन सा? क्रॉनिक गाउट का पेशेंट असिम्प्टोमेटिक, मतलब इसको ना ही पेन है ना ही इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, तो ये असिम्प्टोमेटिक स्टेज का हो सकता है। तो ये 8 साल से क्रॉनिक गाउट है। ठीक है, और फुट में टोफाई डेवलप हो चुके हैं। अब ये टोफाई क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। टोफाई यहाँ पे मैंने आगे इमेज रखा है। ठीक है, तो पहले हम क्रॉनिक गाउट को शुरू करने से पहले हम एक्यूट गाउट के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे वापस समरी टाइप में कि एक्यूट गाउट होता है क्या। एक्यूट गाउट में क्या होता है? सीवियर पेन इन्फ्लेमेशन होगा और हम उसमें यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट्स नहीं देंगे। अगर देंगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से क्या होगा? और ज़्यादा यूरिक एसिड जो है वो स्टोर हो जाएगा जॉइंट्स में और उससे पेन इन्फ्लेमेशन आपका वर्स हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, अब क्रॉनिक गाउट क्या होता है? क्रॉनिक गाउट मतलब बहुत टाइम से इसको गाउट है। ठीक है, बट अब वो असिम्प्टोमेटिक स्टेज में। ठीक है, अब इसमें असिम्प्टोमेटिक स्टेज में वो गाउट है, मतलब इसमें ना ही पेन हो रहा है ना इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ठीक है,
मैंने वापस कह रहा हूँ मैं, क्या है क्रॉनिक गाउट में? असिम्टोमेटिक है। क्रॉनिक गाउट इज असिम्टोमेटिक, ठीक है। एक्यूट गाउट में पेन इन्फ्लेमेशन है, पर क्रॉनिक गाउट में पेन इन्फ्लेमेशन नहीं है, ठीक है, असिम्टोमेटिक स्टेज में हो। तो हम एक स्टोरी पढ़ेंगे इसकी, मिस्टर शर्मा की, द स्लीपिंग क्रिस्टल स्टोरी क्रॉनिक गाउट की। मिस्टर शर्मा 52 ईयर्स ओल्ड, 8 साल से क्रॉनिक गाउट है, ठीक है, और फुट्स में टोफाई डेवलप हो रखी है। हाँ, एक चीज़ और, क्रॉनिक गाउट में एक साइन होता है, उसको हम टोफाई कहते हैं, जो हमको क्रॉनिक गाउट वाले पेशेंट में दिखता है, एक्यूट गाउट के पेशेंट में हमें नहीं दिखता है जनरली। टोफाई क्या होता है बताता हूँ। टोफाइज जो होते हैं वो ये होते हैं, जो आपको वाइट वाइट कलर का दिख रहा है कान के यहाँ पे, हेलिक्स और एंटी हेलिक्स पे, इनको हम टोफाई कहते हैं। जॉइंट्स के आजू बाजू में जो वाइटिश है उसको हम टोफाई कहेंगे, ठीक है, इनको हम टोफाई कहते हैं। तो मिस्टर शर्मा की बात पढ़ रहे थे हम, 52 ईयर्स ओल्ड है, असिम्टोमेटिक होता है क्रॉनिक गाउट, 8 साल से है उनको, फुट में टोफाई डेवलप हो रखे हैं, और सीरम यूरिक एसिड 9.8 है, ठीक है। तो सीरम यूरिक एसिड ज़्यादा है कि कम है, कैसे पता आपको? आपको तो पता ही नहीं नॉर्मल लेवल होता है, क्या बताता हूँ मैं। नॉर्मल एडल्ट मैन का लेवल होता है यूरिक एसिड का, सीरम यूरिक एसिड का 3.4 से 7, एडल्ट वुमेन का 2.4 से 6, चिल्ड्रन का 2 से 5.5, और पोस्ट मेनोपॉजल मतलब मेनोपॉज पीरियड्स खत्म होने के बाद वुमेन का मैन जितना लेवल हो जाता है यूरिक एसिड का, ठीक है। बट मिस्टर शर्मा का लेवल कितना है? 9.8, ठीक है, ओके। क्रॉनिक है, सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पे, बढ़िया, बहुत सही चल रही चीज़ें, ठीक है, बहुत सही चल रही है। अब क्या होता है? अब डॉक्टर ने स्टार्ट कर दिया उनको एक दवाई, उस दवाई का नाम होता है आलू पूरी खाओ, सॉरी एलोप्यूरिनॉल, ठीक है। अब एलोप्यूरिनॉल उन्होंने खाया 10 दिन तक, और 10 दिन के बीच में ही उन्होंने, वो तो असिम्टोमेटिक है क्रॉनिक गाउट, मतलब बहुत समय के बाद वो असिम्टोमेटिक हो जाता है। एक्यूट से जब क्रॉनिक हो जाता है वो एक स्टेज होता है, वो असिम्टोमेटिक स्टेज में वो चले गए, ठीक है। तो उन्होंने टेस्ट तो कराया, गाउट तो है, तो अभी भी उनको यूरिक एसिड का लेवल तो है ही हाई, ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया तो है ही। तो पेशेंट ने टेस्ट करवाए तो उनका यूरिक एसिड लेवल कम हो गया एलोप्यूरिनॉल, क्योंकि एलोप्यूरिनॉल इज यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट, तो वो खुश हो गए, ठीक है। बट 10 दिन बाद रात को अचानक से उनको अंगूठे में पेन हुआ, जो टच कर रहे तो भी दर्द हो रहा है। तो पेशेंट आया ओपीडी में, पेशेंट बोला कि डॉक्टर साहब दवा शुरू की, और पहले जब जैसे एक्यूट अटैक आते थे मेरे को स्टार्टिंग में गाउट के 8 साल पहले वाले, वैसे वापस शुरू हो गए। अब आप भी सोच रहे हो कि यार मैंने तो क्रॉनिक में दिया, मैंने एक्यूट में तो दिया ही नहीं था, एक्यूट में सारी चीज़ें होती हैं, क्रॉनिक में कैसे हो गई? तो क्रॉनिक में क्या हुआ, अब अंदर क्या हुआ, पैथोफिजियोलॉजी देखो, ठीक है। तो आप लोग सोचते रहोगे कि देना है तो देना क्या है फिर भाई, आप एक्यूट में देना नहीं है यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट, क्रॉनिक में दिया तो ये कंडीशन हो गई, तो क्रॉनिक में देना है कि नहीं देना है? तो मेरी बात सुन, क्रॉनिक में अपने को यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट ही देना है, बट कैसे देना है उसके बारे में बात करें। अब अंदर क्या हुआ मिस्टर शर्मा को, कि इमेजिन करो कि जॉइंट के अंदर बहुत सारे यूरेट क्रिस्टल चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है, साइलेंट आर्मी। जब हमने यूरिक एसिड लेवल सडनली कम किया तो ब्लड का यूरिक एसिड कम हुआ, और जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हुआ, और जो डिपॉजिटेड क्रिस्टल्स थे शांति से बैठे हुए थे, ठीक है, वो हिलने लग गए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जॉइंट में सब कुछ अनइक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। माइक्रो क्रिस्टल्स जॉइंट में थे, वो फ्लूइड में, वो अनइक्विलिब्रियम हो गए, ठीक है, मतलब वो डिस्टर्ब हो गए, मतलब वो वहाँ से हिल गए क्रिस्टल्स। अचानक जब यूरिक एसिड लेवल कम हुआ तो बॉडी ने बोला कि एनीमी का अटैक हो गया है, और न्यूट्रोफिल्स तभी आ गए। बॉडी ने बोला कि अटैक हुआ है, न्यूट्रोफिल्स आए, और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया, और एक्यूट गाउट अटैक हो गया। ये हुआ था मिस्टर शर्मा के साथ। क्यों हुआ मिस्टर शर्मा के साथ? क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज़ आप भूल गए, मिस आउट कर दी। क्या? जब हमने यूरिक एसिड लेवल सडनली कम किया। कैसे कम किया? सडनली कम किया। तो हमको यहाँ पे यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट तो देना था, बट स्लोली देना था, ठीक है, उसका लेवल होता है। गाउट में हमें क्या पढ़ना है, दवाई देनी कैसे, क्रॉनिक में और एक्यूट में वही पढ़ना है हमें अभी। एक्यूट में हम लोअरिंग एजेंट दे नहीं सकते, क्रॉनिक में हम एक साथ तुरंत कम कर नहीं सकते, तो करे क्या? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, क्रॉनिक गाउट में सडन यूरिक एसिड फॉल इट विल लीड टू एक्यूट अटैक, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, क्रिस्टल हिल जाएंगे, तो ट्रिगर कर सकता है। तो इसीलिए हमें क्रॉनिक में यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट शुरू तो करना है, बट लो डोज में, और इस साथ ही साथ प्रोफाइलैक्सिस देना है। किसका? कॉल्चिसिन और नॉन प्रोफाइलैक्सिस, मतलब कि शुरुआत से ही आप देते रहो, मतलब एक्यूट अटैक आया तो है नहीं अभी, बट आप लो डोज में कॉल्चिसिन और एनसिड्स देते रहो, अगर आ गया तो मैनेजेबल हो जाएगा वो। मतलब अपने को पता है कि यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट देने से क्रॉनिक में एक्यूट अटैक आ सकता है, अपने को पता है, तो वो आगे जाके कंट्रोल्ड रहे, इसीलिए पहले से हम कॉल्चिसिन और एनसिड्स देते हैं, ठीक है। हमने देख, तो अभी तक हमने पढ़ लिया एक्यूट गाउट का मैनेजमेंट, और क्रॉनिक गाउट के मैनेजमेंट के नाम पे अभी तक हमने यही सुना है मेरे मुंह से आप लोगों ने कि यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट है क्या, पहले बता देता हूँ मैं। तो अपना गोल क्या है इसमें कि सीरम यूरिक एसिड को 6 से कम रखना है, ठीक है। और हम इंडिकेट कब करना है यूरेट लोअरिंग एजेंट, जब साल में 2 से ज़्यादा अटैक जब आए अपने को एक्यूट गाउट के, तब हमें शुरू करना है। उसको टोफेशियस गाउट है, मतलब उसको टोफाई है, टोफाई मतलब वाइट कलर के छोटे छोटे पैचेस दिखाई दे आपको। या पेशेंट को क्रॉनिक किडनी फेलियर है, मतलब सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर है, हाइपर यूरिसीमिया, सीकेडी है पेशेंट को, या यूरिक एसिड स्टोन्स है पेशेंट को, तो अपने को यूरेट लोअरिंग थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। 4 क्राइटेरिया है, 2 से ज़्यादा अटैक, टोफेशियस गाउट, क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर विद हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड स्टोन्स, ठीक है।
हमने देख लिया टोफिशियस क्या होता है, टोफिशियस ये होता है, ठीक है, टोफिशियस गाउट। तो अपने को 2 तरह के ड्रग होते हैं इसमें, या तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कम करना, या तो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन ज़्यादा कर देंगे, हम बाहर निकाल ज़्यादा देंगे, या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है उसको कम कर देंगे, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं। तो प्रोटीन्स और प्यूरिन्स का डाइट लिया अपन ने, उससे क्या बनता है, बॉडी में मेटाबलाइज होता है वो प्रोटीन जैंथीन में, ठीक है। अब जैंथीन से यूरिक एसिड बनता है बाय द हेल्प ऑफ जैंथीन ऑक्सीडेज, ठीक है। तो अभी इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है, जैंथीन ऑक्सीडेज ही है जो जैंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। या तो मैं काम करता हूँ जैंथीन को रोक दूँ तो यूरिक एसिड बनेगा, नहीं बनेगा, ओके वेरी गुड, ठीक है। अब यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जो होता है वो किडनी से होता है, या मैं एक्सक्रीशन को बढ़ा दूँ तो भी बेटर है मेरे लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है यूरिकेस एंजाइम, जो यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देता है, जो यूरिकेस एंजाइम सिर्फ बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, जो हमारे अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं सर बर्ड्स में है, तो बताता हूँ। पहला क्या है, जैंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने वाला जैंथीन ऑक्सीडेज, या तो हम वो दे उसको जैंथीन ऑक्सीडेज को बंद कर दें तो यूरिक एसिड बनेगा नहीं बॉडी में। दूसरी चीज़, बर्ड्स के पास यूरिकेस एंजाइम होता है, वो यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट करते हैं। तीसरी चीज़ कि हम एक्सक्रीशन बढ़ा दें यूरिक एसिड का, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सबसे पहली चीज़, यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो प्यूरिन से जैंथीन, जैंथीन से यूरिक एसिड, जैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करने वाला होता है आलू पूरी खाओ, मतलब एलोप्यूरिनॉल, ठीक है। तो हम ये दे देंगे तो बंद हो जाएगा। डाइटरी एडवाइस क्या दोगे कि भाई यार प्रोटीन कम खाओ, प्रोटीन कम खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जैंथीन बनेगा, नहीं जैंथीन नहीं बनेगा तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा। जो एंटी कैंसरस दवाइयाँ होती है, कीमोथेरेपीज होती है, उसमें क्या होता है, सेल डिस्ट्रक्शन होता है। जब सेल टूटेगा तो प्रोटीन भी टूटेगा और प्यूरिन भी टूटेगा, तो कहाँ जाएगा, वो ब्लड में जाएगा और वहाँ पे जाके यूरिक एसिड बनाएगा। तो एंटी कैंसरस ट्रीटमेंट जो होते हैं उससे भी यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इससे हाइपर यूरीमिया इन कैंसर्स, ठीक है। तो जब हम एंटी कैंसरस दवाइयाँ शुरू होती है तब हम पेशेंट को एलोप्यूरिनॉल भी देते हैं। जब आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वह एंटी कैंसरस दवाइयाँ देगा, तो साथ में आपको एलोप्यूरिनॉल भी प्रिस्क्राइब करेगा। क्यों करेगा तब आपको नहीं पता रहता है, क्योंकि आपका यूरिक एसिड लेवल उससे कम रहे, ठीक है। एलोप्यूरिनॉल इज केमिकली प्यूरिन एंड सम पीपल हैव एलर्जी टू प्यूरिन, सो एक सब्स्टिट्यूट है उसका, उसको हम फेबिक्सोस्टैट कहते हैं, ठीक है। तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। इन ह्यूमन यूरिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट, यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट होता है, इसके आगे मेटाबॉलिज्म नहीं होता यूरिक एसिड का, ठीक है। और ये इनसोल्यूबल होता है, जैसे हमने पढ़ा था साइनोवियल फ्लूइड में प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। बट बर्ड्स हैव एन एंजाइम फॉर यूरिक एसिड, जैसे हमने पीछे देखा था यूरिकेस करके होता है, यूरिक एसिड को जो एलेंटोइन में कन्वर्ट करता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, वो साइनोवियल फ्लूइड में वाटर सोल्यूबल होता है, तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा तो यूरेट क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, यूरेट क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे तो न्यूट्रोफिल्स नहीं आएंगे, तो इन्फ्लेमेशन पेन नहीं होगा, ठीक है। तो नो प्रेसिपिटेशन एंड ईजिली किडनी से निकल जाता है, सो नो गाउट इन बर्ड्स, इसीलिए बर्ड्स में गाउट नहीं होता है हमें, ठीक है, मतलब गाउट नहीं होता है बर्ड्स में। तो हमने क्या किया कि जिस चीज़ में हम एक्सपर्ट है, हम किस में एक्सपर्ट है, हम चोरी करने में एक्सपर्ट है, ह्यूमंस आर एक्सपर्ट इन चोरी, ठीक है, हम चीज़ें चुराने में एक्सपर्ट है। तो यूरिक एसिड की चोरी कर ली बर्ड्स से हमने, ठीक है, RDNA टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो हमने यूरिक एसिड को निकाल के रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से ह्यूमन के लिए बना लिया रास्ब्यूरिकेस, और रास्ब्यूरिकेस इसका नाम होता है। और इसका एक और होता है, इसका मेडिसिन का नाम होता है पेग्लोटिकेस, पेग्लोटिकेस होता है इसको, वो लॉन्ग एक्टिंग होता है, और पैग का मतलब होता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं उसको, तो पेग्लोटिकेस बोलते हैं उसको। और रास्ब्यूरिकेस ये यूरिकेस एंजाइम है जो यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देगा। अपना मेन काम क्या था कि यूरिक एसिड होता है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता, तक इसी वजह से साइनोवियल फ्लूइड में वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, तो वो प्रेसिपिटेट करेगा इन एलेंटोइन क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। हम वापस से पीछे आते हैं और देखते हैं कुछ चीज़ें। हमने 3 चीज़ें देखी थी क्रॉनिक गाउट में। पहले कि हमने फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड को ही कम कर दिया था। सेकंड था कि यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हम बढ़ा के हम एलेंटोइन में कन्वर्ट कर दें, बर्ड का जो एंजाइम है यूरिकेस से। तीसरी ये चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया था पर एक्सप्लेन नहीं किया था उस चीज़ को, कि अगर हम एक्सक्रीशन बढ़ा दें यूरिक एसिड का तो कैसा रहेगा, तो हम उसकी बात करेंगे। तो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन हम कैसे बढ़ाएंगे, सिंपल। क्रॉनिक में 2 चीज़ें बताई थी मैंने, एक्सक्रीशन बढ़ा दो या फॉर्मेशन कम कर दो, और तीसरी थी कि यूरिकेस एंजाइम वाला। अब एक्सक्रीशन कैसे बढ़ाएंगे, तो किडनी में जो होता है एक PCT होता है, किडनी में होता है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। हमें पता है हेनलीज ऑफ लूप होता है, हेनलीज ऑफ लूप के नीचे PCT होता है, ठीक है, कॉलमनार सेल्स वाला, क्यूबॉइडल सेल्स वाला। तो इफ़ वी ब्लॉक द यूरिक एसिड रीएब्जॉर्प्शन, सिंपल सी बात है, अपन ने पढ़ा है नेफ्रॉन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। अगर मैंने किडनी में, सिंपल सी बात है, यूरिक एसिड मेरा किडनी में जाएगा, किडनी में जाने के बाद वो यूरिन में कन्वर्ट होगा। बट क्या होता है कि यूरिक एसिड जब अपने ब्लड में होता है तो वो ब्लड जब फिल्टर होता है किडनी में, तो वो क्या होता है कि किडनी उसको एब्जॉर्ब करती है और किडनी उसको बाहर निकालना चाहती है। बट किडनी के पास क्या होता है, PCT होता है, किडनी के पास PCT होता है, उस PCT के थ्रू वापस से यूरिक एसिड आ जाता है, ठीक है, वापस बॉडी के अंदर एंटर कर लेता है, ठीक है। किडनी के अंदर आया एक्सक्रीट होने के लिए, ठीक है, बट किडनी के पास एक PCT करके किडनी के पास एक सिस्टम होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके थ्रू वो वापस बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, यूरिक एसिड बॉडी के बाहर ना निकल पाए, ठीक है। तो कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है।
तो अगर हमने क्या किया, अगर हमने उसका रीएब्जॉर्प्शन रोक दिया इनडायरेक्टली कि वापस वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकता, एक बार फिल्टर हो गया ब्लड से, वो डायरेक्ट यूरिन में कन्वर्ट हो जाए, वो यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए, इसीलिए हमने रीएब्जॉर्प्शन का जो दरवाज़ा है उस रीएब्जॉर्प्शन के दरवाजे को बंद कर दिया विद द हेल्प ऑफ 3 मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन? प्रोबिनासिड, सल्फापायराजोन और यहाँ पे सल्फापायराजोन और लेसिनिराइड यूज़ किया हमने। 3 मेडिसिन, प्रोबिनासिड, सल्फापायराजोन और लेसिनिराइड यूज़ करें, और लेटेस्ट दवाई लेसिनिराइड है अपनी, ये याद रखना है अपने को, ठीक है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था क्या किया हमने, पीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन रोक लिया, मतलब जो थोड़े अमाउंट में भी यूरिक एसिड बॉडी में रीएब्जॉर्ब होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल में होता है, तो हमने क्या किया, उसको भी बंद कर दिया ताकि थोड़ा अमाउंट का भी यूरिक एसिड यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि पहले से यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है और थोड़ा और आ रहा है रीएब्जॉर्प्शन से, ठीक है। इसीलिए हमने रीएब्जॉर्प्शन का दरवाजा बंद कर दिया प्रोबिनासिड से, ठीक है। तो 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई, फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड कम कर दिया, एक्सक्रीशन बढ़ा दिया, यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया, तो क्रॉनिक गाउट आपका ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, जब भी मैंने बात की, ठीक है। अब थोड़े क्लिनिकल क्वेश्चन पढ़ने से पहले मेडिसिन के एक बार चेहरे देख लो आप, ठीक है। ये पेग्लोटी केस है, रास्पबेरी केस है, ये एलिपिरिनॉल है, ये प्रोबिनासिड है जो रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है किडनी में पीसीटी के, ये है अपना फेब्यूकोस्टैट, किसका ये सब्स्टिट्यूट है, जिसको यूरिन की एलर्जी होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट डेवलप्स एक्यूट गाउट फ्लेयर 1 वीक आफ्टर स्टार्टिंग एलिपिरिनॉल, व्हाट इज द करेक्ट मैनेजमेंट? ओके, हाँ, हमको पता है क्रॉनिक गाउट में अगर हम यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट शुरू करेंगे तो एक्यूट अटैक आना ही आना है, हमने पहले पढ़ लिया। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्लोली शुरुआत करते हैं लोअरिंग एजेंट्स की, साथ ही साथ प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। हमने बताया था प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ये होता है कि साइन और सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है वो चीज़, बट फ्यूचर में उसको एक्यूट अटैक आएगा, इसीलिए पहले से मैं दे रहा हूँ। तो क्या करूँगा यहाँ पे, मैं एलिपिरिनॉल को रोकूंगा या डोज बढ़ाऊंगा या कंटिन्यू करूँगा या ऐड एनिसिड्स और ऐड प्रोबिनस? आंसर इज सी। वाई सी? क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का एलिपिरिनॉल बंद नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि आप अगर इसको बंद करोगे एलिपिरिनॉल को तो और सीवियर होगी कंडीशन, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और डिस्टर्ब होगा इससे, और साथ ही साथ आप गाउट में आप इसको मैनेज करने के लिए एनसिड्स भी दे रहे हो, तो परफेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। अगर पेशेंट को, क्रॉनिक वाले पेशेंट को अगर गाउट का अटैक आता है तो एलिपिरिनॉल स्टॉप नहीं करना है आपको, कंटिन्यू रखना है, और उसमें अपने को ऐड कर रहे हैं एनसिड्स, आपको उसमें ऐड करना है, ठीक है। इज़ दैट सिंपल। अब एक क्वेश्चन था, मतलब एक कॉन्सेप्ट था कि कौन से जॉइंट्स में अपने को इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस नहीं देने, जहाँ पे इन्फेक्शन ऑफ अ जॉइंट स्पेस, अगर इन्फेक्शन है वहाँ पे अपने को नहीं देना है, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ अ जॉइंट स्पेस अगर है वहाँ पे तो उससे रैपिड कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होगा और वह एक ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी है, ठीक है। ये चीज़ें होती है अगर जहाँ पे अगर सेप्सिस है, जिस जॉइंट में इन्फेक्शन है बैक्टीरियल, तो कॉमन कॉज क्या हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, सेप्सिस का कॉमन कॉज क्या हो सकता है, एडल्ट में स्टाफाइलोकोकस ऑरिस, यंग है, सेक्सुअली एक्टिव है तो नेज़ेरिया गोनेरिया, सिकल सेल डिजीज़ में सैल्मोनेला हो, सिकल सेल डिजीज़ सैल्मोनेला, या फिर प्रोस्थेटिक जॉइंट लगाया है तो उसमें ऑफनली स्टैफ जो होता है, स्टैफ ऑरिस, ठीक है, वो कॉमन कॉज हो सकता है, ठीक है। और ये मल्टी रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस ऑरिस की बात हो रही है, MRSA की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, इसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है, ये कॉमन कंडीशंस होती है। अब पहचानना कैसे अपने को कि सेप्टिक जॉइंट है, एक्यूट ऑनसेट सिंगल हॉट स्वोलन होगा, पेनफुल जॉइंट, फीवर होगा, साथ ही साथ गाउट है प्लस फीवर भी है, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, और मोस्ट कॉमनली नीज में होता है ये सेप्सिस जो होता है, ठीक है। तो ऑलवेज सस्पेक्ट्स इन अर्ली डायबिटिक्स और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और IV ड्रग यूजर्स में अपने को सस्पेक्ट करना है कि अगर आप इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स दे रहे हो, वेदर इन अर्थराइटिस वेदर इन गाउट, तो कोई भी कंडीशन है तो उसमें अगर इंट्रा आर्टिकुलर जा रहे हैं, सबसे सस्पेक्ट करना है आपको क्या, कि वो एल्डरली है कि नहीं है, डायबिटिक है कि नहीं है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है कि नहीं है, IV ड्रग यूजर है कि नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ों में क्या होता है कि मेजरली सेप्सिस के रीजन्स होते हैं। जैसे IV ड्रग यूजर में ईजिली आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली IV लेते रहता है, तो उसमें हो सकता है IV ड्रग्स यूज़ करता रहता है वो, ठीक है, एडिक्शन वाइज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में भी, डायबिटिक में भी, ठीक है। तो जैसे क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को अपने को इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन देना है बट रेड है, हॉट है, फीवर है वहाँ पे, तो सबसे पहले अपने को साइनोवियल फ्लूइड एस्पायरेट करना है नीडल से, और उसकी फाइंडिंग में अगर अपने को 50,000 से ज़्यादा WBC मिल रहे हैं, प्रीडोमिनेटली न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, लो ग्लूकोज, हाई प्रोटीन, पॉजिटिव ग्राम स्टेन मिल रहा है अपने को, तो नेवर इंजेक्ट स्टेरॉइड्स अंटिल सेप्टिक अर्थराइटिस इज रोल आउट। जब तक उसकी सेप्टिक अर्थराइटिस ठीक ना हो तब तक अपने को इंजेक्ट नहीं करना स्टेरॉइड, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा फिर, अगर सेप्सिस है इंट्राआर्टिकुलर जॉइंट में तो सिंपल से, सेप्सिस है मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे IV वैंकोमाइसिन दे दो, मल्टी रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस ऑरिस का कवर भी दे दो, साथ में मेडिसिन ऐड कर दो वैंकोमाइसिन के साथ, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दे दो, इफ़ नीडेड जॉइंट ड्रेनेज, रिपीटेड एस्पिरेशन और सर्जरी कराना पड़ेगा उसको अगर सेप्सिस है तो, ठीक है। तो इससे एक मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ऐसा नहीं कि पेशेंट आया गाउट का अर्थराइटिस का तो आपने इंजेक्शन दे दिया, नहीं, देखना है हॉट है, फीवर है वहाँ पे, बहुत पेनफुल है, और ये सब डायबिटिक है, एल्डरली है, IV ड्रग यूजर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उसमें स्टेरॉइड्स नहीं देना है। और कब देना है, जब तक अपन सेप्टिक अर्थराइटिस रूल आउट ना कर दे, WBC 50,000 से ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे सेप्सिस है, न्यूट्रोफिल ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट विद एक्यूट पेन, साइनोवियल फ्लूइड 90,000, स्वोलन ली फीवर 9,
क्या देंगे? IV एंटीबायोटिक देंगे भाई, स्टेरॉइड नहीं देंगे, NSAIDs देंगे, नाइलोपिरिनॉल देंगे, कुछ नहीं देंगे। नेक्स्ट 68-year-old मेल CKD का पेशेंट है, एक्यूट मोनो आर्टिकुलर गाउट। सिंपल सी बात है, क्या है? एल्डरली पेशेंट है, एक ही जॉइंट, मोनो आर्टिकुलर गाउट है, एक ही जॉइंट में गाउट है, CKD का पेशेंट है, ठीक है, और NSAIDs कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा इसमें? इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स। कैसे है इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स? कैसे? नहीं याद है तो बता देता हूँ, क्या पढ़ा था अपन ने? पेशेंट क्या है? पेशेंट क्या है? एल्डरली है, CKD का पेशेंट है, NSAIDs कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो क्या देंगे उसमें? स्टेरॉइड्स देंगे। और इंपॉर्टेंट क्या है? रूल आउट करना है सेप्टिक अर्थराइटिस को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गाउट खत्म होता है। आई थिंक मैंने सारे मेडिसिन के पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए। सो आई डोंट थिंक सो कि कुछ बचा है अभी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो 6 मार्च से क्लासेस ज्वाइन हो रही है। तो प्राइस बहुत ही कम है मेरा, ठीक है। 4 मंथ्स में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, चाहे आप BHMS हो, BAMS हो, BUMS हो, फार्मैक विथ मेडिसिन, पूरा कोर्स मिल रहा है आपको 4 महीने का। तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और इसकी सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे लिंक में शेयर करूँगा, कैसे आपको ज्वाइन होना है व्हाट्सएप ग्रुप में। और 6 मार्च से फर्स्ट क्लास शुरू होगी 2026 की। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम आयु फार्मा टीम। ओके।